नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को जोरदार झटका। इस विषय पर भारत जोड़ो यात्रा के 1.5 महीने बाद ही तेलंगाना कांग्रेस में कलह तेज हो गई है। पार्टी के 13 नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इनमें एक विधायक डी अनुसुईया, पार्टी महासचिव कवमपल्ली सत्यनारायण और उपाध्यक्ष कवमपल्ली सत्यनारायण का इस्तीफा इसमें शामिल है। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने आरोप लगाया है कि पार्टी में बाहर से आने वाले नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी है। काफी चर्चाएं भी गर्म है। खबर देखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर चले राहुल गांधी को जोर का झटका लगा है। भारत जोड़ो यात्रा के गुजरने के 1.5 महीने बाद ही कांग्रेस में सिर फुटब्बल शुरू हो गई है। पार्टी के 13 नेताओं ने इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिए हैं। ये नेता प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी से नाराज हैं। असंतुष्ट नेता में से पार्टी के एक सांसद उत्तम कुमार ने आलाकमान को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में 50% दूसरी पार्टी से आए नेता हैं। दरअसल रेवंत रेड्डी के खिलाफ असंतोष तब भड़का जब तेलुगु देशम पार्टी के कुछ नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद जब संयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दामोदर राज नरसिंह ने ये सवाल उठाया कि अगर दूसरे दलों से आए नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा। राजनर सिंह ने जब ये टिप्पणी की तब उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी, विक्रमार्क, लोकसभा सांसद एन उत्तम कुमार रेड्डी, पूर्व सांसद मधुजू यशकी गौड़ और पार्टी विधायक टी जय प्रकाश रेड्डी भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी की मुखालफत कर रहे इन नेताओं का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 50% पद उन नेताओं को बांटे गए हैं जो तेलुगु देशम पार्टी से कांग्रेस में हाल ही में आए हैं। ऐसे में पार्टी के लिए पिछले 6 साल से काम कर रहे कार्यकर्ताओं और नेताओं के मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा। रेवंत रेड्डी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कहना है कि पार्टी के आला कमान इस मामले पर फैसला करेंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं से धीरज रखने को कहा है। खड़गे ने पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह को ये विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी है। दिग्विजय सिंह बंटवारे से पहले आंध्र प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं और उन्होंने 2014 में अलग तेलंगाना राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। दिग्विजय सिंह ने AICC प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन अलेती महेश्वरी रेड्डी और वरिष्ठ नेता M कोंडाडा रेड्डी से फोन पर भी बात की है। इन दोनों नेताओं को भी असंतुष्ट गुट का नेता माना जाता है। दिग्विजय सिंह से बात होने के बाद बागियों ने अपनी मीटिंग रद्द कर दी है। साथ ही रेवंत रेड्डी के करीबी महेश कुमार गौड़ ने असंतुष्ट नेता विक्रमार्का और माहेश्वरी रेड्डी के घर जाकर मुलाकात की और उन्हें जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिलाया। वहीं तेलंगाना कांग्रेस ने 26 जनवरी को राज्य भर में पदयात्रा कर तेलंगाना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। रेड्डी का आरोप है कि KCR की सरकार ने कांग्रेस के वॉर रूम में अहम जानकारियां चुरा ली हैं। हफ्ते भर पहले हैदराबाद पुलिस की साइबर शाखा ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्य सरकार और भारत राष्ट्र समिति के खिलाफ मानहानि कर टिप्पणियां सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में मधुपुर में कांग्रेस से रणनीतिकार सुनील कानूगोलू के कार्यालय पर छापा मारा था। इसके विरोध में कांग्रेस ने मंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं की बगावत को लेकर कांग्रेस जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। कांग्रेस के रास्ते में मुश्किलें बहुत हैं। जहां उसकी सरकार बनी है वहां भी नींव उसकी हिलती नजर आती है। वो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपने नेताओं को संकेत दे रही है कि भाई एकजुट हो जाइए, 2024 करीब है। लेकिन धीरे धीरे करके जो जड़ें हैं वो आखिर क्यों खोखली होती जा रही हैं? क्या वजह है जो अचानक से नाराजगी देखने को मिलती है और अचानक से कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ता है या फिर वहां पर मामला सुलटाना पड़ता है? तो तेलंगाना में कुछ इस तरह की स्थिति बनी है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, रत्नेश मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस और जी मुकेश सिंह लोध नेता BRS।
यानी भारतीय राष्ट्र समिति। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रत्नेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बड़ी विकट स्थिति हो जाती है, आप जहां जहां जोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ समय बाद वहीं पे दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। आखिर कांग्रेस में रह रहकर इस तरह के भूकंप क्यों आ रहे हैं? देखिए, आपका पीसीआर तो पहले रविंद्र जी वो सही कर लें, मुझे प्रवक्ता सपा दिखा रहे हैं, मैं सपा का नहीं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, तो कृपया उसको सही कर लें जी। ठीक है। रही अब आपकी बात का जवाब मैं दे देता हूँ। एक बार आप प्रश्न दोबारा रिपीट कर देंगे? मैं कह रहा हूँ, एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी निकले हुए हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो पीछे जमीन छोड़कर आते हैं वहां पर इस तरह की दरारें क्यों पड़ती हुई नजर आती हैं? देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक विचारों वाली पार्टी है और यहाँ पर सभी को अपनी असहमति जताने का अधिकार है। अगर किसी भी नेता को ये लगता है कि हमारे साथ किसी प्रकार की ज्यादती हो रही है, किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, तो शीर्ष नेतृत्व से अपनी बात को कहता है और शीर्ष नेतृत्व सीधे सीधे अपनी बातों को सुनता है और उस पर जो भी उसे उचित कार्रवाई करनी होती करता है। देखिए, कभी कभी क्या होती है, नाराजगी को हम एक बार की तो बोल के दिखा देते हैं, नहीं तो करके दिखा देते हैं। तो हमारे नेताओं ने नाराज होकर इस्तीफा भेजा था, हमारे अभी शीर्ष नेतृत्व से मंजूर नहीं किया है। हम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही, उनको मनाया जाएगा और फिर कांग्रेस में आएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो सम्मान और जो स्थान उनको कांग्रेस पार्टी में, वो अन्य किसी राजनीतिक दल में नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसी तरह की स्थिति राजस्थान में भी बनी हुई है। 90 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तो अभी भी इस्तीफा रखा हुआ। तो ऐसी स्थिति से वहां नहीं निपट पा रहे हैं, यहाँ निपटना इतना आसान हो जाएगा आपके लिए? देखिए, राजस्थान की तो आप बात ही मत करिए, वहां तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है रविंद्र जी। अब इस्तीफे आए थे, इस्तीफा कोई भी भेज सकता है भाई। कोई नाराज, जैसे मान लीजिए मैं अपने परिवार में हूँ, तो मेरे परिवार में अगर किसी से कोई बातचीत हो जाती है तो मैं कह देता हूँ कि चलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे, इस तरह से वो भी हमारा इस्तीफा होता है। लेकिन अब सामने वाला हमारा इस्तीफा मंजूर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अंतिम निर्णय तो वही लेगा ना। और शीर्ष नेतृत्व ने इस्तीफा नहीं मंजूर किया, तो वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी, ये तो नहीं कहा कि हम कांग्रेस पार्टी छोड़ दे रहे हैं या हम अन्य किसी राजनीतिक दल में जा रहे हैं। तो अपने घर में रहकर और उचित चीज के लिए बात करना बुरा थोड़ी ना होता है, अच्छी चीज के लिए बात करना बुरा थोड़ी ना होता है। अब जिनको अपना पक्ष दिखता है, उन्होंने अपने अपने पक्ष पे बात की और अपना मत रखा। लेकिन विकट स्थिति कांग्रेस के सामने ये हो जाती है ना, निपटने में सक्षम है। रत्नेश जी, विकट स्थिति इसलिए हो जाती है ना कि कई लोग जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत रहते हैं, वो कुछ देर बाद इसी तरह से नाराजगी व्यक्त करते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत हो जाते हैं और उधर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को रोक तो नहीं पा रहे हैं आप? देखिए, मैं वही बात तो कर रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना या भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाना, जो लोग चले गए उनकी स्थिति क्या है रविंद्र जी, ये भी तो देखिए। कभी आप मंदिर में साथ अंदर जाकर पूजा करते थे, आज आप गेट पे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तो आप अगर देखिए, जब आप किसी राजनीतिक दल में होते हैं, जिससे राजनीतिक दल में जाते हैं, तो आपकी एक पहचान बनती है, जिसमें इनकी पहचान बनाई, ये इनका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। तो जो छोड़ के गए उनकी स्थिति भी देखिए, और वो पछता रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ दिया। ठीक जी, मुकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे थोड़ी स्थिति। कितने मधुर संबंध हैं आपके किसे मधुर संबंध? कांग्रेस के साथ मधुर संबंध है या धीरे धीरे करके आप भी बैकफुट पर जाएंगे, कुछ नींव हिलाते हुए नजर आएंगे? पहले तो सभी को नमस्कार जी। और मैं कांग्रेस वालों को ये बताना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना में उनका कोई काम नहीं है। जो हमारे भारत राष्ट्र समिति जो आगे बढ़ रही है हिंदुस्तान में, और हमारे सीएम साहब एक अच्छा काम करके, और पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी जो आज भारत राष्ट्र समिति बनी, उसी तरह ये जो भारत जोड़ो, जो राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, ये भारत जोड़ो नहीं है, कांग्रेस तोड़ो है ये। तो अकेले दम पे कितना आगे जाएंगे? नहीं, हमारे बन रही है, क्योंकि हमारे काम बहुत अच्छे हैं यहाँ पर तेलंगाना में, और बहुत सारे हमारे ऐसे जो नए नए डेवलपमेंट है, हम उस डेवलपमेंट पे लोगों को जो मदद कर रही है हमारी भारत राष्ट्र समिति, उस दम पे हम नेक्स्ट गवर्नमेंट यहाँ पर बना रहे हैं। ज्यादातर दल ये मानते हैं कि विपक्षी दलों की एकता इस बात पर निर्भर करती है क्योंकि उन्हें कांग्रेस का साथ चाहिए होता है। कांग्रेस लगातार इस बात की जद्दोजहद कर रही कि उसकी सियासी जमीन फिर से मजबूत हो जाए, वो लगातार इस पर होमवर्क भी कर रही है। क्या लगता है जिस तरह से केसीआर साहब सपना देखे हैं प्रधानमंत्री बनने का, उससे अकेले दम पर चुनौती दे पाएंगे?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो नेक्स्ट जो इलेक्शन रहेगा, अभी तो तेलंगाना का रहेगा इलेक्शन। बिना कांग्रेस के? हाँ, बिना कांग्रेस के। हम लोग बिना कांग्रेस से ही आए यहाँ पर। 2014 में जो यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करे, हम अकेले दम पर फॉर्म हुई गवर्नमेंट यहाँ पर, किसी के समर्थन से फॉर्म नहीं हुई गवर्नमेंट हमारी। हमारी तेलंगाना राष्ट्र समिति वन साइड यहाँ पर जीत के आए थे। तो जब चुनाव होंगे तो आपके सामने कौन होगा? किसको बड़ा मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होगा या फिर कांग्रेस से? अब यहाँ जो भी चुनाव होगा, हम हमारे काम के बदौलत ही यहाँ पर जीत के बताएंगे। फिलहाल तो यहाँ कांग्रेस को हम यहाँ पर कांग्रेस में कोई दम नहीं है, क्योंकि उनका कुछ काम नहीं है यहाँ पर तेलंगाना में। जो भी है भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो भारत राष्ट्र समिति बनी, ये दोनों के बीच में इलेक्शन रहेगा। और यहाँ पर हम हमारे सीएम साहब जो है, कैसे होगा टक्कर? आप किसी को दे रहे हैं, फिर आप सहयोगी भी बनने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। और उनके साथ चल जाएंगे हम असल। ठीक है संदीप जी, जिस तरह की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की लगातार रहती हैं, अब क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब कमजोर कड़ी नजर आए और वहां से वो हिस्सा तोड़ लिया जाए? क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि इस मौके का तलाश करती है और ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल हो जाता है। नहीं रविंद्र जी, दो बातें बहुत समझनी है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, और वो ये है कि राजनीतिक दल में जो कार्यकर्ता जुड़ते हैं या साथी काम करते हैं, वो एक विचार से जुड़ते हैं। आज कांग्रेस विचार विहीन हो गई है और कांग्रेस के लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो कहीं करोड़ा भानुमती में कुनबा जोड़ा वाली प्रथा पे चल रही है कि कुछ लोग मिल जाएं, कुछ कार्यकर्ता मिल जाएं, उसकी पार्टी खड़ी हो जाए। तो राहुल जी यात्रा भी कर रहे हैं, तो यात्रा कांग्रेस को जोड़ नहीं रही है। कांग्रेस अपने अंदर आत्मचिंतन नहीं कर रही, वो अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत नहीं कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोच रही है। राहुल जी अपना नेतृत्व कांग्रेस के अंदर उभार रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर उनके नेतृत्व को लोग स्वीकार करें, और यही दिक्कत है कि उनके नेतृत्व को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जो आ भी रहे हैं वो आ भी रहे, तो आपस में उनमें इतना मन फुटौल है कि एक दूसरे के खिलाफ ही वो बगावती सुर अख्तियार कर लेते हैं। तो रविंद्र जी, किसी पार्टी के लिए तो आत्मावलोकन करना, आत्मचिंतन करना इम्पोर्टेंट है, और कम से कम इतना तो जरूर है, तेलंगाना जैसे प्रदेश में अब तो कांग्रेस वहां नहीं रही है एक तरह से। अब कांग्रेस को वहां जोड़ने की कोशिश भी होगी, तो वो हमें नहीं लगता कि कांग्रेस उस स्थिति में पुनः आ पाएगी, क्योंकि जिस तरह से अभी आज की राजनीतिक स्थिति है, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अब राजनीति में वही रहेगा जिसके पास विचार होंगे, व्यवहारिक कार्य करने की ताकत होगी। तो विचारों की लड़ाई कहाँ? सब तो अपने अपने विचार छोड़ चुके हैं, मुद्दे विचारधारा से तो अलग हो जाते हैं ना। ऐसा नहीं, देश विचारों से चल रहा है, देश राष्ट्रवादी ताकतों से चल रहा है, देश में राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हैं, और इसी का नतीजा कि हम और आप खुल के बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। जिनके पास विचार नहीं है, कांग्रेस के पास सिर्फ सत्ता का विचार रहा है। जनता जब से समझ गई कि कुर्सी से चिपकने के लिए इनकी पॉलिटिक्स है, तब से हर प्रदेश में धीरे धीरे करके आम जनता। तो राजनीतिक पार्टी अगर इस तरह के काम करती है, सत्ता के लिए अगर वो लालायित रहती है, तो वो अपनी नीतियां भी तो बताती है। तो नीतियों को लेकर, हाँ, नीतियों को लेकर आगे बढ़ना होता है। वो तो कह रहे हैं कि अब तो भारतीय जनता पार्टी बची नहीं है, अब तो उसमें सारे नेता ज्यादातर कांग्रेस के ही हैं। नहीं रविंद्र जी, देखिए, बात कहने की अलग होती है। विपक्ष जो भी हम पे एलिगेशन लगाए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जिसके कार्यकर्ता वंदे मातरम के नाम पे सर्वोच्च अपना जीवन दे देते हैं। इसके कार्यकर्ताओं को भारत माँ के जय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी पार्टी ऐसे विचार से तैयार होती है, एक कणकड़ से तैयार होती है, और आम जनमानस में, आम जन में भावना भारतीय जनता पार्टी को लेके है। हम राष्ट्र को लेके, राष्ट्र प्रथम को लेके कार्य करते हैं। हमारी पार्टी जो है, उसकी जो दृष्टि है, दूरदर्शिता है, भारत को सशक्त और मजबूत करने का। कांग्रेस के पास वो दृष्टि आज नहीं रही। कांग्रेस तो आजादी दिलाने के लिए दृष्टि में बन के आई थी, आजादी मिल गई, उसके बाद तो इस देश को लूटने का, भ्रष्ट आचरण करने का जितना काम कांग्रेस के नेताओं ने किया, आज इसी वजह से लोगों के दिल से वो उतर गए। तो समय बदलता है, समय परिवर्तनशील है, और इसको स्वीकार करने की जरूरत है। कांग्रेस को मैं सिर्फ इतना कहूंगा, वो आत्मचिंतन करे। आज कांग्रेस आपस में कहीं बची नहीं है, और जहां बची है वहां बटी हुई है। तो अब कांग्रेस को यह आत्मचिंतन और मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो। रत्नेश जी, कांग्रेस बची नहीं है और जहां बची है वहां बटी हुई है। देखिए, संदीप जी ने जो बात कही, कांग्रेस नहीं बची है, तो देखिए, मेरे दादाजी थे, तो वो एक कोटेशन कहा करते थे बचपन में हम लोगों से, रविंद्र जी,
कि ब्राह्मण जाति और कांग्रेस पार्टी ये भारत के उदय के साथ आए हैं, भारत के अंत के साथ जाएंगे। बाकी का अस्तित्व बचे ना बचे, इनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं भारतीय संस्कृति में। तो वो भले किसी परिप्रेक्ष्य में कहा करते थे, लेकिन मैंने इसको मजबूत किया कि कांग्रेस को अगर आप एक जगह, मान लीजिए आपने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, आप एक जगह मुक्त करेंगे, दूसरी जगह वो उग जाएगी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बंधु कह रहे थे अभी, और वो टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति के भी कह रहे थे, तेलंगाना राष्ट्र समिति की हैसियत इतनी थी कि जब ये आंदोलन कर रहे थे तो इनकी पार्टी की मांग को स्वीकार करने वाली पार्टी कांग्रेस थी, जिन्होंने इनके नाम पर क्या कर दिया, तेलंगाना राज्य इनको दिया बना के। दूसरी बात ये कि इन्हीं के पार्टी के लोग, इन्हीं के लोग, अब देखिए अभी एक मांग उठी है कि तेलंगाना को मर्ज कर दिया जाना चाहिए, क्या कहते हैं उसमें, आंध्र प्रदेश में दोबारा से। तो ये इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पालतू तोते की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि इनको डर है। और देखिए केसीआर साहब अगर इतने मजबूत होते, इतना डर ना होता इनके बीच में, तो इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाजपा के साथ हमारा क्या कहते हैं कंपटीशन होगा। अब सोचिए सबसे बड़ी बात यह है कि उस भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपटीशन की बात कर रहा है जिसका पूरे प्रदेश में एक विधायक है। ठीक है जी मुकेश जी। और ठीक है, सुनिए सर, उस कांग्रेस को खत्म बता रहा है जिसने आंध्रा पे कम से कम 25-30 साल शासन किया हुआ है। तो सोचे कि इस दबाव में है, इनके ऊपर सीबीआई का दबाव है कि ईडी का दबाव है कि इनकम टैक्स का दबाव है, तो भगवान जाने राम जाने, लेकिन ये दबाव में इस बात से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है जी मुकेश जी, रत्नेश जी का सीधा सीधा इशारा है कि कागजी शेर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दावे कुछ भी कर ले, आप पहले एक तरफा थे, आप साथ खड़े होकर नजर आ रहे हैं। नहीं, आप आज हैदराबाद देख सकते हैं। आप अब हिंदुस्तान में आज हैदराबाद जिस रफ्तार से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, जो हमारे केटीआर साहब है, जो हमारे आईटी मिनिस्टर, म्युनिसिपल मिनिस्टर, बहुत ही फास्ट ग्रोथ आ रहा है हैदराबाद में। अब हमारे हैदराबाद शहर छोड़ के बाजू हमारा साइबराबाद शहर बसा है एक नया, और जो अब अभी परसों ही 4 दिन पहले मेट्रो का भी इनाग्रेशन हुआ है, जहाँ हाईटेक सिटी से हम एयरपोर्ट तक नया मेट्रो लाइन डाल रहे हैं। कांग्रेस वालों को सिर्फ आज नहीं तो कुछ ऐसा समीकरण अगर बना, कोई ऐसा समीकरण बना जिनमें से दोनों में से किसी एक के साथ आपको गठबंधन करना पड़ा, तो क्या करेंगे? किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे? नहीं, नौबत नहीं आएंगी वो। नहीं, अगर आई तो क्या करेंगे? नहीं, वैसा नौबत नहीं आएंगी। जैसा रत्नेश जी बता रहे हैं अभी कि भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए है, शायद उनको नहीं मालूम, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 3 एमएलए है, कांग्रेस के 4 एमएलए है। हम ये दोनों को एक जगह करके भी वो तो कह रहे हैं आप डर गए, पता नहीं किस बात का डर है। नहीं, हमारे को किसी का डर नहीं है। हमारे को हमारे काम पे, हमारी ईमानदारी पे हम चल रहे हैं, जो पब्लिक के बीच में हमारे काम लेके जा रहे हैं। आज पानी हमारे पास हर गली है, पानी हर घर में। रत्नेश जी वो कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया है कि हम अपने काम के नाम पर वोट मांग लेंगे, कांग्रेस नाम की बैसाखी यूज नहीं करेंगे। कांग्रेस की जरूरत नहीं है हमें। रवीन जी अगर किसी पार्टी ने काम किया है, किसी राजनीतिक दल ने काम किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है। वो जनता के पीछे अगर काम किया होगा तो जनता स्वतः उसका इनाम देगी आपको। लेकिन ये आके यहाँ पर बिना कुछ किए बातें बोलना कि जनता हमको दे रही है, जनता हमें को जिता दे रही है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में कह रही थी कि जनता हमें जिता रही, उसकी हालत क्या हुई। हिमाचल में भी कह रही थी जनता हमें जिता रही, वहाँ उसकी हालत क्या हुई। और मैं आपको बता दूं 2017 से लेकर 2022 तक, 2017 तक जो 2014 के बाद जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी भारतीय जनता पार्टी की, 2022 तक वो 37% तक घट गई है। मतलब टोटल विधानसभा सीटों में 37% सीटें। ठीक है सर, वक्त खत्म हो चुका है। संदीप जी अंतिम राय आपकी 30 सेकंड में जानना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं, कांग्रेस को भले ही हिला लेते हो लेकिन उनको नहीं हिला पाएंगे आप। नहीं, कांग्रेस की अच्छी बात है कि अभी बात उनके संक्षेप में बात रखिएगा, घुटन पे हो रही है उनकी पार्टी के अंदर। तो आप अगर जीत का दावा करेंगे तो किस आधार पर? ऑपरेशन लोटस के नाम पर करेंगे या उनसे, या कुछ अपने काम के नाम पे जाएंगे? हम अपने काम के नाम पे जाएंगे। हमने देश में जो काम किया है, और हमारे पास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके किए हुए कार्य हैं, हम उसको लेके जाएंगे। हमारे पास मॉडल स्टेट है जहाँ पे हम लोगों ने मॉडल पेश किया लोगों के सामने, तो हम अपने विकास के मुद्दे पे जाएंगे और हम जीत के। 10 सेकेंड का समय। जी बताइए जल्दी से बात। जी मेरा संदीप भाई से एक प्रश्न है, मैंने कई प्रवक्ताओं से पूछा, उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया।
गुजरात में जीते यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उस पे चेहरे पर, ठीक। तो दिल्ली में और हिमाचल में किसके चेहरे पर हारे? यशस्वी प्रधानमंत्री जी के चेहरे। चलिए इस पे भी जवाब ले लेंगे, अभी हमारे पास समय इतना ही था फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तेलंगाना में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वो कैसे इनसे निपटेगी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि धैर्य रखें कार्यकर्ता, लेकिन क्या उनमें उतना धैर्य होगा? वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इंतजार है कि कैसे भी मौका मिले और जो भी नेता टूटते नजर आ रहे हैं उनको अपने पाले में किया जाए। लेकिन जिस तरह से बीआरएस कह रही है, दावा कर रही है कि हमें जरूरत नहीं किसी की, हम अपने दम पर बढ़ेंगे क्योंकि हमने इतना काम कर दिया है। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस क्या मजबूत हो पाएगी और अगले चुनाव में क्या बीआरएस की स्थिति मजबूत होगी, और अगर कमजोर होती तो वो किधर की तरफ जाएगी, ये देखना होगा। और सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी अपने आप को कैसे साबित करेगी वहां पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।